स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट रायबरेली में। मैं ब्रिजेश शर्मा आपके साथ हाजिर हूँ एक अपना नया वीडियो लेके जो लास्ट क्लासेस 12th की चल रही थी आपकी ओम्स लॉ का चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी चैप्टर में, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो क्या होता है चार्जेस का, फ्री इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का यानी विद्युत चालन का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है वो हमने डिस्कस किया था। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इसी चैप्टर्स में रिलेटेड लगभग छोटी छोटी डिफिनेशन थी, जैसे कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है यानी फ्री मीन फ्री पाथ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि आपका रिलैक्सेशन टाइम मतलब आपका श्रांतिकाल क्या होता है वो चीज़ हमने पढ़ी थी। उसके बाद फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ी थी। सो यही क्लासेस चूँकि 12th की हैं और क्लासेस एकदम लाइन वार चलेंगी, एकदम कंटिन्यूस क्लासेस हैं। सो हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। सो इसमें हम लोग अब जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपको आता है आपकी जो NCERT चाहे आप बुक पढ़ रहे हो किसी भी चैप्टर की, तो हम लोग आज कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक होगा आपका पहले अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध। ये क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है यानी प्रतिरोध क्या होता है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और फिर थर्ड इसी में पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर कंडक्टिविटी क्या होती है यानी कि ये विशिष्ट चालकता और ये चालकता। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आज हम लोग इन्हीं 4 टॉपिक्स के बारे में 5 टॉपिक्स हैं, इन्हीं 5 टॉपिक्स के बारे में इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहला जो दिखाया गया है अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो हमने इन अनुगमन वेग पढ़ाया था कल और करंट क्या होता है ये सारी चीज़ें बताई थी। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कैपिटल ए है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके कैपिटल ए है। ओके, इसकी जो लेंथ है वैसे उससे कोई मतलब नहीं है, हमें लेंथ है NEAVD आई थिंक कि उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, बट अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली वी विल यूज़, बट लेट कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो L है। और उसके बाद फिर और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ये सारी चीज़ें हैं तो NA और VD एक्सेट्रा। और इनमें एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है पूरे कंडक्टर में मूव कर रहे हैं और एक से इनका और इनकी वेलोसिटी इस टाइम पे कितनी है VD वेलोसिटी के साथ ये इसके अंदर मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। लेंथ A है और ये सारी है। तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट, या माना दो एक कंडक्टर है विद जिसका जो उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी
क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए है, लेंथ एल है, और इसका जो अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कैपिटल वी है। सो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि देखो अब यहाँ पे जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एक करंट भी फ्लो करेगी, और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे एक करंट आई फ्लो कर रही है। हमें इसी आई और वी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कि हमें आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और क्यू इक्वल टू क्या, एन इंटू ई बाई टी। ये हमें इतना चीज़ें इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो गिवन है वो आप एज्यूम करके एक नोट्स लिख सकते हैं अपने आप, ज़्यादा लिखाने की जरूरत है नहीं, वो आप नोट करेंगे खुद से। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये वी डी है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे लेट करेंगे, मानेंगे जो कुछ चीज़ें जो फिगर में नहीं दिखाई दे रही हैं वो हम मानेंगे। तो माना या लेट करेंगे, लेट मान लेंगे कि जो एन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, मतलब इसके पर मीटर क्यूब वॉल्यूम से इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू वायर पर मीटर क्यूब वॉल्यूम इज एन। तो हमने लेट कर लिया कि जो स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इससे पास हो रहे हैं, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, एन इंटू एन स्मॉल एन, और यहाँ पे हमने लेट कर रखा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। सो यहाँ से देखो जो टोटल कितने पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे, तो हम इस पूरे वायर से क्या करें, पूरे वायर से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स इन टी टाइम्स। तो टी समय में, या टी टाइम पे, एट टाइम टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द वायर या कंडक्टर इज इक्वल्स टू, तो इसे लेट कर लेते हैं कैपिटल एन, और कैपिटल एन इज इक्वल्स टू होगा, तो 1 मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो एन हो गया इनटू, उसके बाद स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब थे, तो यहां से कैपिटल एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन इंटू, देखो इस कैपिटल ए एरिया में ए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। क्लियर? और लेंथ इसकी एल है और टी टाइम पे इतने इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे वो एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे 1 पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में, और इसके जो एरिया था क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और इसके वेलोसिटी वी डी, और टी टाइम पे पास हो रहे थे तो टी से मल्टीप्लिकेशन करा दिया। तो जो देखो इससे क्या होगा कि ये पूरा हमें एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। देखो एन इलेक्ट्रॉन्स ए एरिया पे पास हो रहे थे तो एन इंटू ए हो गया, वेलोसिटी उनकी वी डी थी और इंटू टी, तो इससे पूरे से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा कि पूरे इलेक्ट्रॉन से टी सेकंड में कितने वी डी वेलोसिटी से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए। सो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई होता है, तो यहाँ पे एन कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन टू कैपिटल एन की वैल्यू एन ए वी डी इंटू टी और इंटू ई।
ये यहां से हो गया, तो जो चार्ज Q इक्वल टू हो गया। अब नाउ वी नो करंट I इक्वल टू क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रही है वो I इक्वल टू Q अपॉन T होता है इन टाइम T। तो Q की वैल्यू कितनी है भाई, हमने निकाली यहां से N AVD इंटू T इंटू E अपॉन T। T से T कैंसिल आउट, तो यहां से I दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू NEAVD। तो यहां से I की वैल्यू कितनी है, NEAVD। आई होप समझ में आया होगा, फिर से एक बार समझा देता हूँ। लेट करते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इसके वॉल्यूम से पास हो रहे हैं, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम से पास हो रहे हैं n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है a है, और इसकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो vd है। लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो बेवजह में लिख लिया था हम लोगों ने। सो देखो हम लेट करते हैं, लेट द इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू तो कैपिटल n स्मॉल n हमने पहले लेट किया था। अब देखो अब हम लेट करेंगे कि पूरे, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि पूरे इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम पास होंगे। तो देखो n इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब पास हो रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर vd वेलोसिटी vd से करें तो vd और a का मल्टीप्लिकेशन इनटू t टाइम पे, तो ये हमें पूरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। क्या मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे इसके कितने पास हो रहे हैं, मतलब इस पूरे वायर से टी टाइम पर कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। क्योंकि जो स्मॉल n था वो तो पर मीटर क्यूब में था, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने पास हो रहे थे, लेकिन यहाँ से जो कैपिटल N मिला ये पूरा इलेक्ट्रॉन मिला कि टी टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। क्लियर। उसके बाद फिर चार्ज क्या था, Q इक्वल टू N इंटू E होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था, तो उसमें Q इक्वल टू NE। तो यहाँ पे N की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दी, तो NAVD इंटू T और E से मल्टीप्लिकेशन करा दिया, जहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। उसके बाद हम जानते हैं कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, तो जो करंट पूरे कंडक्टर तो फ्लो हो रही, I इक्वल टू Q अपॉन T फॉर्मूला होता है। Q की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, ये वाली Q की वैल्यू ये वाली फाइंड आउट कर रखी है, यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ से T से T कैंसिल आउट ऊपर नीचे वाला, तो I इक्वल टू NEAVD। और दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। क्लियर। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन, हमें यही रिलेशन फाइंड आउट करना था। आई होप समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक की ओर जब पढ़ेंगे तो सबसे इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जो हम लोगों ने शायद उसमें नहीं लिखा था। उस छोटे टॉपिक को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। वो छोटा सा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी, यानी धारा घनत्व। करंट डेंसिटी हमने इसमें लिखा नहीं था स्टार्टिंग में, या धारा घनत्व होता क्या है, घनत्व है। डेंसिटी से आप पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मास पूरे उसमें मतलब कितना ज़्यादा अवेलेबल है किस एरिया में, ठीक है, या एक वॉल्यूम में। तो यहाँ पे घनत्व है, डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है, एक किसी भी इलेक्ट्रॉन के क्रॉस सेक्शन एरिया, कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास होने वाली करंट, ठीक है। तो क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू a unit cross section area of a conductor is known as current density क्या होती है करंट डेंसिटी। तो करंट किसी भी कोई भी एक, मान लेते हैं कोई वायर है, मैं समझ लेते पहले से थोड़ा सा, मान लेते एक वायर है, दोनों साइड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए, थोड़ा सा गलत बनकर फिगर। एक वायर है, इसका दोनों साइड क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है अप्रॉक्स,
कैपिटल ए। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट फ्लो होती है एक बार में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट फ्लो होती है, वही होता है हमारा क्या कहते हैं। तो यहाँ से आई करंट फ्लो कर रही है इधर, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, तो इससे जितने भी क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जितनी भी करंट फ्लो होती है, यानी एकांक अनुप्रस्थ काट से क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वो होती है धारा घनत्व। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल जे, और इसकी जो यूनिट है स्मॉल जे इक्वल टू होता है आपका आई अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। तो यूनिट इसकी यहाँ से कितनी मिलेगी हमें, यूनिट आपको मिल जाएगी यहाँ से आई की यूनिट क्या होती है एम्पियर, और ये पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट यहाँ पे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, एम्पियर का भाई ए होता है अपॉन एल स्क्वायर, मीन्स ए एल की पावर -2। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक सदिश राशि है, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर फॉर्मूला होगा, या फिर यहाँ से कैपिटल जे वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आई अपॉन, तो जैसे कुछ ना कुछ तो ये होगा, मतलब ये दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, छोड़ देते हैं। सो यहाँ से ये फॉर्मूला नॉर्मल सा। आप देखो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालना चाहें, तो अगर आई इज इक्वल्स टू, इसी में देखें तो अगर इफ थोड़ा सा अलग है, इफ आई इज इक्वल्स टू NEAVD, देन तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, NEAVD अपॉन A, दैट इज NEVD। तो वेक्टर J इज इक्वल टू स्मॉल j इज इक्वल टू कितना आ गया, NEVD। ये होता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग अपने। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले आप लोगों को डेली लाइफ में रेजिस्टेंस तो बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, आपने 10th में भी पढ़ा है, आई थिंक क्या पढ़ा ही है, ओम्स लॉ वहाँ पे भी है। तो रेजिस्टेंस ये बिल्कुल बेसिक से चैप्टर है, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ रखा है। रेजिस्टेंस या हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, या प्रतिरोध की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या फिर वैद्युत प्रतिरोध। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, क्या होगा इसका मतलब, प्रतिरोध का बेसिक मतलब जो होता है दैट इज वो होता है कि रेजिस्टेंस यानी किसी चीज को रोकने का काम, जो किसी चीज के वो रास्ते में कोई चीज अगर हम चल रहे हो तो हमें जो रोकने का काम करती है वो चीज होती है प्रतिरोध। अगर हम मान लो एक सिंपल रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता है हमारा, इस पे हम जा रहे हैं, लेकिन बीच में एक यहाँ पे टेढ़े वाला रास्ता मिल जाए या हमें ऐसी कोई चीज मिल जाए जो रोकने का काम करे, ठीक है। तो वो जो रास्ते में रोकने वाला काम होता है वो उसे क्या बोलते हैं, जो चीज रास्ते में रोकने का काम करती है हमें, वो होती है प्रतिरोध। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है कि जो ऐसी चीजें जो हमें रोकने का काम करती है बीच में, वो होती है प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा कि एक ऐसी मतलब कोई ऐसी चीजें जो ऐसी युक्ति है, जो भी ऐसी चीजें कोई भी चीज जो धारा के प्रवाह में क्या बाधा उत्पन्न करे। तो ऐसी चीजें जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती हैं, क्या कहते हैं, बाधा उत्पन्न करने वाली चीजें जितनी भी होती है धारा के प्रवाह में, वो होती है वैद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है भाई, इसका मात्रक होता है ओम, या फिर आपने डिवाइसेस में देखा होगा एक ऐसा सिंबल बना होता है। अगर आप यहाँ कोई डिवाइस हो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो पुरानी डिवाइसेस होती है, खासकर जो आपके यहाँ अगर कोई वो जो डीजे वगैरह वाली चीज़ें जो होती हैं, या फिर कोई भी ऐसी पुरानी जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो रखी हो, उनमें तो रेजिस्टेंस पीछे लिखा होता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो जहाँ पे ओम बना होता है वो,
वहाँ पे ओम बना होता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस वहाँ पे वर्क कर रहा है। क्लियर? तो ये ओम हो गया। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। बट इतना ही आज की धारा के जो करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है, जो बाधा उत्पन्न होती है, वो होती है प्रतिरोध, ठीक है। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे हम। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भाई ये क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो हम लोग उससे पहले कुछ और जानेंगे। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, यानी किसी भी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट होता है दो चीजों पे हमेशा। मान लो एक वायर है, तो दो चीजों, इसमें जो रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, इसकी लेंथ पे और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो मान लो अगर आपके पास कोई वायर है, एग्जांपल समझते हैं कैसे ये काम करता है। मान लो आपके पास एक 100 मीटर लंबा वायर है। कितने मीटर लंबा वायर है? 10 मीटर वायर लंबा मान लेते, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो 10 मीटर मान लेते हैं। एक आपके पास 10 मीटर लंबा वायर है, तो जो 10 मीटर लंबा वायर है, क्या करेंगे कि 10 मीटर लंबा जो वायर है, इसमें हम करंट, इससे क्या करते हैं कि यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे 10 मीटर दूरी पे हम एक बल्ब लगाते हैं। बल्ब 10 मीटर के 100 मीटर रख लेते हैं, ठीक है, एक बल्ब लगाते हैं और इसे एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ तक यहाँ जाने, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो देखेंगे, और एक दूसरा बल्ब लेते हैं, उसे दूसरी बैटरी से इसे B1 से और इसे B2 से कनेक्ट, और एक दूसरा वाला 10 मीटर पे लगाते हैं। एक 100 मीटर पे और दूसरा 10 मीटर पे लगाते हैं। अब देखो दोनों में सेम बैटरी, लगभग दोनों बैटरियां सेम है, अलग अलग है लेकिन इनके वोल्टेज वगैरह सब सेम है और सेम करंट फ्लो कराते हैं दोनों में। तो देखा जाता है कि जो नजदीक वाला था, मतलब जो 10 मीटर लेंथ वाला वायर लगा था, इससे जो बल्ब कनेक्टेड है ये ब्राइट होता है, ये ज्यादा अच्छा जलता है कंपेयर टू इसके, तो ये थोड़ा सा डिम होता है। तो ये क्यों होता है? इसी चीज को बताने के लिए इससे चीज कंफर्म चलती है कि जो लेंथ है, इसकी लेंथ ज्यादा थी तो ये इसके करंट कम जहां पहुंच रही थी, मतलब धारा के प्रवाह में कोई ना कोई रुकावट यानी रेजिस्टेंस हो रहा था। तो इसका मतलब कि, और एक चीज और, अब इसकी लेंथ जो कम थी 10 मीटर थी, तो ये बल्ब ज्यादा अच्छा चल रहा था। तो यहां से एक चीज पता चली कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, धारा जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। अब उसके बाद अगर देखो यहाँ पे अब फिर से आते हैं, तो ये रेजिस्टेंस हमारा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होगा, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो क्या होगा, यहाँ से मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। भाई अगर ज्यादा बड़ा होगा तो यहाँ से कई सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल सकते हैं, मतलब चार्जेस का फ्लो ज्यादा होगा, चार्जेस का फ्लो ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, ठीक है। और यानी कि करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस कम पड़ रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा ये होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमें इसको घटाना पड़ेगा, यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ड्रॉ कर लो, इसे सेकंड, और यहां से हमें एक प्रोपोर्शनल सिंगल मिलता है, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और यहां से ही R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, जहां पे रो जो है रो बोलते हैं, RHO रो, यही है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? यहां से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो रो इज इक्वल टू, अगर हमें निकालनी हो वैल्यू, तो RA अपॉन L मिलेगा। तो रो की वैल्यू कितनी मिल गई? RA अपॉन L। यहां से ही हम रो की डिफिनेशन लिखेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे? रो की डिफिनेशन लिखेंगे, यानी कि हमें इसकी डिफिनेशन मिलेगी। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जो ये यहाँ पे A इज इक्वल टू A1 मीटर स्क्वायर अगर ले लें हम, और L इज इक्वल टू 1 मीटर,
तो अगर हम लेंथ r हो तो और एरिया a हो, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर ले लें, तो जो रो होगा वो कितना होगा, रो इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। तो इससे एक डिफिनेशन बनती है कि 1 मीटर स्क्वायर लंबाई, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले और 1 मीटर लंबाई वाले तार का जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या फिर इंग्लिश में कहें तो रेजिस्टेंस ऑफ ए, डिफिनेशन इसकी विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ ए यूनिट ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज अ सेक्शन एरिया इज इक्वल्स टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो, मतलब अगर एक यूनिट लेंथ ले लीजिए, 1 मीटर लेंथ ले लीजिए और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए, तो जो रो होगा वो R के इक्वल होगा। और यहीं से डिफिनेशन मिलती है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर या और कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। अब इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है इसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे अगर इस फॉर्मूला देखें तो रो की ओम और ए की क्या होती है, ए की होती है कैपिटल ए की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल और रो इंटू तो होगी ओम इंटू मीटर, तो क्या होती है ओम इंटू मीटर, इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। क्लियर। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बस यही सारी चीजें थी इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिल गया। अब एक चीज और यहाँ से जो बहुत ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है, आप भले आपके वो एग्जाम में बहुत ज्यादा नेसेसरी है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न है, तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उसमें बताया जाता है कि क्या होगा कि जो आपकी लेंथ है, किसी वायर है उसकी लेंथ जो है, लेंथ जो है वायर की जो लेंथ है वो 2 टाइम्स कर दी गई है, 2 टाइम्स घटा दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो हमें क्या बताना है कि उसका जो और अगर लेंथ बढ़ा दी गई है बट उसका जो मास वगैरह चेंज नहीं किया गया है, मतलब वायर का लेंथ तो इंक्रीज कर दी गई, लेंथ पहले इतनी थी और बढ़ा के खींच के स्ट्रेच कर दी, इतनी बढ़ा दी गई है, मतलब 2 टाइम्स बढ़ा दी गई है या 3 टाइम्स बढ़ा दी गई है। और क्या है कि लेकिन इसका जो मास है यानी इसके कंपोजिशन वगैरह कुछ भी और चेंजेस नहीं किए गए हैं। सो एक चीज अगर देखो, आप अगर कोई वायर खींचते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक ये है, अगर इसे हम और ज्यादा स्ट्रेच करें, होगी नहीं शायद, मेरी अंदर ताकत नहीं है, बट अगर हम स्ट्रेच करें, कोई पतला वायर लेते, बहुत ज़्यादा टाइट है, नहीं हो रहा है, मगर कोई वायर लें और इसे स्ट्रेच करें हम बहुत ज़्यादा, तो उसमें हम देखते हैं कि इसकी लेंथ जो उसकी जो मोटाई होती है, यानी जो पतला हो जाता है वायर, क्या होता है थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, बट और लंबाई बढ़ जाती है। और एक चीज जान लो साइंटिफिकली कि वो जितनी रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी मोटाई जो है वो घटती जाती है। सो अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ रही है यानी 2L हो रही है, तो जो A होगा वो कितना हो जाएगा A/2। और अगर रेजिस्टेंस मान लेते R1 पहले था, तो हमने पढ़ा था अभी R1 प्रोपोर्शनल टू L1 अपॉन L, भाई पहले कितनी थी L थी, और क्रॉस सेक्शन एरिया 2 था, और R2 कितना है 2L अपॉन A/2। तो यहां से देखो क्या हो गया, R2 जो हो गया वो इज इक्वल्स टू कह सकते हैं R2 प्रोपोर्शनल टू व्हाटएवर जो भी, तो R2 इज इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 2, ये उधर जाएगा 4 हो जाएगा L अपॉन A।
और L अपॉन ए क्या था, R था, या फिर ऐसे लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो R1 बाई R2 डिवाइड कर दिया हम लोग दोनों को, तो L अपॉन ए अपॉन 4 L अपॉन ए से कैंसिल आउट हो गया भाई। तो यहाँ से R2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी तो 4 R1 हो गई, ठीक है। और जहाँ पे R क्या था, n का 2 स्क्वायर, भाई अगर हमने n का स्क्वायर होगा, या अगर n यहाँ पे कर ले n टाइम्स बढ़ा दिया गया और तो ये n टाइम्स सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये n हो गया यहाँ पे n कर लेते हैं तो फॉर्मूला ही डिराइव कर देते हैं। तो यहाँ पे n स्क्वायर हो गया और यहाँ पे n स्क्वायर, तो यहाँ पे n स्क्वायर अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मिल गया कि जो R2 है वो R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1 हो जाता है। क्या हो जाता है, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1। आई होप बोर्ड में दिख रहा हो, स्क्रीन पे आपके शो कर रहा होगा, यहाँ तक तो आता ही होगा। सो ये चीज थी इतनी इसमें। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और उसके बाद भी आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज से आते हैं, इस टॉपिक से आते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे अब इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे, लास्ट है जो लास्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर की, इस चैप्टर में लास्ट चीज पढ़ेंगे वो है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में आज हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी आज क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही है। सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती क्या है वो जानेंगे सबसे पहले। तो कंडक्टिविटी अब अभी हम लोग प्रतिरोध पढ़ रहे थे, और उसी प्रतिरोध का जो अपोजिट होता है वो चालकता होती है। विशिष्ट चालकता क्या होगी, विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम। तो ये क्या होती है, विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम होती है, विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, यानी कि इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ या इनवर्स ऑफ, या यहां से हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर। तो अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कैपिटल डी से डिनोट कर दे तो ये होगा 1 अपॉन रो, और यहाँ पे रो की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 अपॉन आर ए अपॉन एल। तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन आर ए। ये यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। तो पहले होती क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, ठीक है। फॉर्मूला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम इसे जी से रिप्रेजेंट करें तो 1 अपॉन रो हो जाता है, रो की वैल्यू आर ए अपॉन एल हम लोगों ने पहले डिराइव कर रखी थी, इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था। जी इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए। यहाँ से इसकी जो यूनिट होगी, तो यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, यूनिट भाई एल की क्या होती है, लेंथ यानी मीटर अपॉन ओम रेजिस्टेंस इनटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तो जाएगा ओम इनवर्स, ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो यूनिट कितनी हो गई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसके लिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो इतनी सारी चीज़ें थी। आई होप की समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई कमेंट या सुझाव, कोई भी प्रॉब्लम आती है कहीं भी इस वीडियो से रिलेटेड, आपको कहीं भी कोई डाउट होता है, प्लीज़ आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक अकाउंट से मेरे, या फेसबुक में मुझे मेरे पेज पे आके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं वहाँ से। मेरा डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर मेरे अकाउंट से मिल जाएगा। फेसबुक पेज पे जाएंगे तो वहाँ से आप कहीं ना कहीं से थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, इवन कॉल भी कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम कोई आती है तो आपको। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में।
एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप जानते हैं जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग प्लीज़ वो करते रहिएगा एंड पढ़ते रहिएगा अच्छे से। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है सारी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।